हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। आशा करता हूँ सब अच्छे ही होंगे और अच्छी तरीके से काम कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, डीएनएम टेक्नोलॉजी सपोर्ट का एसी और फ्रिज पीसीबी रिपेयरिंग सेशन में आप सबको फिर से और एक बार स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आप लोगों के साथ में उपस्थित हो गया हूँ और एक नया सब्जेक्ट लेके, जो कि पावर सप्लाई का ऊपर है, वो भी एसी पीसीबी का ऊपर ही है। इन्वर्टर एसी पीसीबी का ऊपर है। तो आप लोगों को पता है पावर सप्लाई अलग अलग तरीके से बनते हैं। वेरियस टाइप से अलग अलग कंपनी अलग अलग पावर सप्लाई यूज करते हैं। तो आज मैं आप लोगों को समझाऊंगा और दिखाऊंगा भी, जो एस एम पी एस पावर सप्लाई अलग अलग टाइप से, वो भी अलग अलग टाइप से बनता है। मैं आज एक टाइप बताऊंगा। जैसे कि एस एम पी एस सर्किट आपको एस टी आर से भी बनते हैं और आपको पी डब्ल्यू एम आई सी और मॉस्फेट ड्राइव सेक्शन भी मिलते हैं। आज मैं उसी के अंदर एक सेक्शन बताऊंगा। एक छोटा सा पी डब्ल्यू एम आई सी होता है, जो 6 पिन का आईसी होता है, पी डब्ल्यू एम आई सी। उससे थ्रू कैसे एस एम पी एस सर्किट काम करता है, तो आज मैं आप लोगों को साथ में डिस्कस करूंगा। मेरा ब्लॉक डायग्राम ऑलरेडी बना हुआ है। डायग्राम के साथ ही आप लोगों को इजी तरीके से मैं समझाऊंगा वो कैसे ड्राइव हो रहा है और उसमें क्या क्या फीचर्स है और क्या क्या सप्लाई बनता है, कौन कहाँ पे जाते हैं और कैसे फीडबैक सेक्शन काम करता है। और पूरा डिटेल्स के साथ मैं अभी आप लोगों को साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ आप लोगों को बताऊं। जो लोग मेरे चैनल पर नया है, मैं चाहता हूं आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं कितना इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को लिए हमेशा लेके आता हूं। थियोरेटिकली प्रैक्टिकली सब कुछ लेके आता हूं। तो मेरे चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे दिए हुए जो वीडियो है वो आप लोगों तक सही से पहले ही पहुँचे। साथ ही साथ आप लोग बेल आइकन को भी दबा कर रखिए, ताकि मेरे दिए गए इन्फॉर्मेशन पहले आप तक पहले पहुँचे सही से। और वीडियो को लाइक भी करें, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो कमेंट भी करें। आप लोग अगर लाइक कमेंट अगर नहीं करेंगे तो मुझे पता ही नहीं चलेगा आप लोगों को ये मेरा वीडियो कैसे लग रहा है। तो मेरा एक इंस्पिरेशन बढ़ाने के लिए आप लोग वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और अगर नया कुछ अगर जानने की इच्छा होंगे तो वो भी आप लोग वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अभी वीडियो में जा रहा हूँ और वहीं पे आप लोगों को दिखाऊंगा। ऑलरेडी मेरा जो बना हुआ सर्किट है वो डिज़ाइन आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो देख पा रहे हैं, यहीं पे मैंने एक डिज़ाइन बना के रखा। पूरा फुल सर्किट यहीं पे बना हुआ है। एकदम सिंपल सर्किट है, लेकिन इसको अच्छी तरीके से समझना है। ठीक है। तो ये जो एस एम दिख रहा है यहीं पे, ये जो मैंने 6 पिन का पी डब्ल्यू एम आई सी बताया था, ये एकदम छोटा सा 6 पिन का आईसी है। और इसमें 5 पिन का वर्किंग है, वो कैसे काम कर रहा है और यहीं से क्या क्या सप्लाई निकलते हैं और इसका फीडबैक सेक्शन कैसे। इसका जो फीडबैक सेक्शन है ये भी एकदम ऑर्डिनरी है, लेकिन ये कैसे काम करेगा वो भी मैं डिस्कस करूंगा। तो फिर से सब्जेक्ट तो मैं अभी शुरू कर ही लूँगा। उससे पहले आप लोगों को एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दे दूँ। क्या जिन्होंने इन्वर्टर एसी पीसीबी रिपेयरिंग में इंटरेस्टेड होंगे, मेरा कोर्स ऑलरेडी चालू है, ऑफलाइन कोर्स चालू है। अगले महीने भी एक नया सेशन शुरू होने जा रहा है, वो भी 5 दिन का कोर्स है। और उसमें ही आपको पूरा डिटेल्स के साथ एसी पीसीबी का फुल जो सिस्टम है, सारे के सारे डिस्कस हो जाएगा उस ट्रेनिंग पे। और इसी ट्रेनिंग में मैंने एक्स्ट्रा और एक चीज़ रखा है। जो लोग एसी फ्रिज में मैकेनिकल पार्ट में काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए है। एक दिन फर्स्ट दिन मैंने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का ऊपर क्लास रखा। सारे जितना कंपोनेंट हम लोग को इस सिस्टम पे यूज होता है, सारे कंपोनेंट का पूरा डिटेल्स मैं पहले दिन दूंगा। बाकी 3 दिन होगा हम लोग का इंडोर आउटडोर यूनिट का, इन्वर्टर एसी का। और फोर्थ एकदम लास्ट जो 5th डे है, उस दिन होगा इन्वर्टर फ्रिज पीसीबी का ऊपर है। आप लोग का एक ही साथ में एसी और फ्रिज दोनों पीसीबी का ही फुल डिटेल्स चीप लेवल का थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल भी मिलने वाला है। तो जिसका रजिस्ट्रेशन अभी चल रहा है, ज़्यादा सीट नहीं है। इस बार सीट पर 20 मेंबर्स लेके ही ये बैच चालू होगा। तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड होंगे तो जल्दी मेरे साथ कॉन्टैक्ट करें और अपना रजिस्ट्रेशन भी कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, चलिए और ज़्यादा कुछ नहीं बात बताऊँगा। तो चले इसमें जो ये पी डब्ल्यू एम आई सी बना हुआ है, इसमें आप लोग देख सकते हैं। जो लोग नया है उन लोगों को लिए मैं डिटेल से बता रहा हूँ। तो ये इधर से एसी इनपुट हो रहा है। एसी इनपुट होने से पहले हम लोग का ईएमआई सेक्शन होता है। ईएमआई सेक्शन से जो ब्रिज डायोड में एसी इनपुट हो रहा है, और यहीं से जो डीसी आउटपुट हो रहा है, मेन फिल्टर में जो डीसी आउटपुट होता है वो 320 300 इनपुट के हिसाब में वो सप्लाई बनते हैं।
और वो सप्लाई इनपुट होता है चॉपर ट्रांसफार्मर पे, जिसको हम लोग SMT ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं। ठीक है, उसका एक स्विचिंग कॉइल पे इनपुट होगा और दूसरा पॉइंट आ जाएगा हम लोग का एक इसमें मॉसफेट लगा हुआ रहेगा स्विचिंग करने के लिए, एम्पलीफाई करने के लिए। और ये मॉसफेट को ड्राइव करने के लिए ये PWMIC लगा हुआ है। PWMIC का फुल फॉर्म होता है पल्स विथ मॉड्यूलेशन IC, क्योंकि ये पल्स जनरेट करता है किस स्पीड में स्विचिंग करने से आउटपुट कितना वोल्टेज मिलेगा, वो पल्स ये जनरेट करता है ये IC। तो इस IC का जो ऊपर का ये पिन है, इसी पिन से मॉसफेट के जो गेट है उसको स्विचिंग करना है, ट्रिगरिंग करना है, उसके लिए गेट पल्स जाएगा। और गेट पल्स जो जा रहा है, यहीं पे जो मैंने ऑलरेडी डायग्राम बना हुआ है, ये कंप्लीट कंपनी का सर्किट है, जहाँ पे जो रजिस्टर भी लगा हुआ है, जो कैपेसिटर लगा हुआ है, उसी वैल्यू पे ही कंपनी पे लग जाता है। दूसरा कुछ पीसीबी में अलग कुछ हो सकता है, लेकिन ये कंप्लीट डायग्राम है। आपके पास अगर कभी ये पावर सप्लाई खराब होगा, तो आपको अगर कुछ कंपोनेंट जल गए या तो खराब मिलेगा, तो आप इस डायग्राम देख के भी वहीं पे लगा सकते हैं। ये कंप्लीट डायग्राम। तो इसका जो गेट पल्स है, ये पहले ये 1 ohms का रजिस्टर लगा के ऐसे एक डायोड, ये जो डायोड लगा हुआ रहता है ये 4-on-4 लगा हुआ रहता है, जो नॉर्मल सिग्नल डायोड होता है। और ये रिवर्स में लगा हुआ है, उल्टा करके लगा हुआ है। और उसका पैरेलल में एक 47 ohms का रजिस्टर लगा हुआ है। तो ये ऐसे ही बायसिंग होता है, ये बायसिंग को भी ध्यान से देखिए। तो 1 ohms रजिस्टर से जा रहा है, उसके बाद ये डायोड और ये 47 ohms रजिस्टर थ्रू मॉसफेट का गेट पे पल्स जाएगा। और जहाँ पे मॉसफेट होता है, जहाँ पे IGBT होता है, जहाँ पे हाई स्विचिंग का सिस्टम आ जाता है, वहीं पे उस IGBT हो या तो मॉसफेट का गेट को डिस्चार्ज करना जरूरी होता है, क्योंकि ऑफ पीरियड में अगर उसके गेट में कुछ वोल्टेज रह जाएगा तो ये जो मॉसफेट हो, IGBT हो, वो बर्न हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इसके लिए गेट को डिस्चार्ज करना जरूरी है। तो डिस्चार्ज करने के लिए देखिए, इसका जो गेट है, गेट से 10K का रजिस्टर मॉसफेट का जो सोर्स पिन है, या नीचे का पिन, ये सोर्स पिन होता है, सोर्स पिन में दिया हुआ है। और सोर्स से देखिए एक एकदम लो वैल्यू का शंट रजिस्टर ग्राउंड किया हुआ है, यहीं पे दिया हुआ है 0.8 ohms, मतलब ये 800 मिली ohms का रजिस्टर इसमें लगा हुआ है, शंट रजिस्टर। और उस रजिस्टर से करंट सेंस लिया जाता है। इस सर्किट में करंट सेंसिंग लिया हुआ नहीं है, लेकिन दूसरा कुछ सर्किट में आपको करंट सेंस वहीं से मिलेगा, इस पॉइंट से। जो ये 10K और ये 0.8 ohms का जो बीच वाला जो सोर्स पॉइंट है, यहीं से करंट सेंसिंग लिया जाता है। तो ये मॉसफेट का गेट बायसिंग है। उसके बाद देखिए, ये जो एक आईसी है, ये आईसी का चलने के लिए वो तो पल्स बनाएगा, लेकिन उसको पहले रेडी होना है। रेडी होने के लिए इस आईसी को एक खुद का सप्लाई चाहिए होता है, जिस सप्लाई के लिए देखिए यहीं पे जो 320 वोल्ट का लाइन है, 320 वोल्ट का लाइन से 1 मेगा ओम्स का 3 रजिस्टर सीरीज में लगा हुआ दिख सकता है, 1, 2 और 3। और वहीं से एक 2.2 के वोल्टेज डिवाइडर बना के ग्राउंड किया हुआ है। तो इस तीनों रजिस्टर और 2K का बीच वाला जो ये पॉइंट है, ये रेफरेंस वोल्टेज, रेफरेंस पिन है, और इसी से ही सप्लाई मिलेगा इस PWMIC को। तो ये सप्लाई जब तक नहीं पहुंचेगा तो आईसी खुद रेडी नहीं होगा, तो इसको पहले ये स्टार्ट सप्लाई देना है। ठीक है, ये होने के बाद यहीं पे एक कैपेसिटर दिख रहा है, 1 नैनोफैराड का कैपेसिटर लगा हुआ है। ये एक्चुअल में इस जो PWMIC है, इसका पल्स जनरेटिंग करने के लिए ये कैपेसिटर लगा हुआ है। किस हर्ज तक इसका जो कैपेसिटी किस हद तक वो उसका फ्रीक्वेंसी बनाएगा, उसका हिसाब इस कैपेसिटर का ऊपर ही डिपेंड करता है। जिस किसी में जिस टाइप का कैपेसिटर लगा हुआ रहेगा, आपको उसी टाइप का ही कैपेसिटर वहीं पे लगाना है, क्योंकि ये स्विचिंग स्पीड को जनरेट करेगा, कितना स्पीड में वो स्विचिंग होगा। इसको आप नॉर्मली बाईपास कैपेसिटर भी बोल सकते हैं, अलग अलग नाम पे भी ये यूज होता है। और बाकी यहीं पे देख सकते हैं नीचे, तो ये फीडबैक सेक्शन है, ये मैं बाद में बताऊँ। ये एकदम सिंपल फीडबैक सेक्शन बना हुआ है। नॉर्मली जो लोग काम कर रहे हैं, आप लोगों को पता है, ये फीडबैक के लिए एक ऑप्टोकपलर और एक TL41 जो एडजस्टेबल जीनर डायोड है, वो यूज होता है। लेकिन यहीं पे वो यूज नहीं हुआ है, दूसरा सिस्टम पे ये रेगुलेटिंग होगा, ये मैं बताऊंगा। उससे पहले यहीं पे भी और एक देख लीजिए,
जो प्राइमरी साइड में और एक जो दूसरा कॉइल जो बना हुआ रहता है, जिसको हम लोग ऑक्सिलियरी कॉइल बोलते हैं। एक्चुअली में ये कॉइल आफ्टर स्विचिंग, जब पावर सप्लाई चालू होगा तब इसमें मैग्नीट्यूड बनता है, और उसी से ही एक सप्लाई जनरेट होता है और एक डायोड लगा के और सामने एक कैपेसिटर दिया, उसको फिल्टर किया जाता है, यहीं पे एक वोल्टेज बनता है। उस वोल्टेज को कभी कभी यहीं पे जो पीडब्ल्यूएम आईसी होगा वहीं पे रन सप्लाई दिया जाता है, यहीं पे दिया हुआ नहीं है। इस जो 6 पिन वाला पीडब्ल्यूएम आईसी होता है, यहीं पे रन सप्लाई दिया हुआ नहीं, एक ही सप्लाई दिया हुआ है। और यहीं से जो वोल्टेज बनेगा, जो ऑक्सिलरी सप्लाई जो बनेगा, यहीं पे आपको 17-18 वोल्ट के आसपास वोल्टेज आपको मिलेगा। और हम लोग को एसी पीसी में इसी वोल्टेज को लेके ही एक दूसरा काम पे लगाया जाता है, आप लोगों को पता ही होगा। जो हम लोग का जिस पीसी में बीएलडीसी मोटर, ब्लोअर मोटर, या तो आउटडोर में अगर बीएलडीसी मोटर लगा हुआ रहेगा तो उस जगह पे बीएलडीसी सिस्टम पे एक 15 वोल्ट का सप्लाई जरूर होता है। अगर ऑक्सिलरी सप्लाई आपका 17-18 बन रहा है तो वहीं से 15 वोल्ट का रेगुलेटर लगा के वो बीएलडीसी मोटर को सप्लाई दिया जाता है। तो उसके लिए ये ऑक्सिलरी सप्लाई काम पे आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं आ जा रहा हूँ इसका आउटपुट में। आउटपुट कंपनी अलग अलग टाइप से भी ले सकता है। नॉर्मली अगर 15 वोल्ट ऑक्सिलरी सप्लाई से ले लेगा तो इसका आउटपुट में एक सप्लाई भी बना सकता है, 12 बना सकता है, या तो 5 भी बना सकता है। क्योंकि हम लोग को लॉजिक सेक्शन के लिए, एमसीयू सेक्शन के लिए या तो 5 वोल्ट चाहिए या तो 3.3 वोल्ट चाहिए। तो 12 वोल्ट से भी 3.3 बना सकता है, 5 वोल्ट से भी 3.3 बना सकता है, या तो 5 वोल्ट का अगर सप्लाई एमसीयू का होगा तो 12 वोल्ट से बना सकते हैं, या तो 5 से बना सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा आउटपुट होगा। तो अभी आ रहा हूँ इसका फीडबैक कैसे होता है। ये देखिए एकदम सिंपल फीडबैक सर्किट बना हुआ है, और इसका फीडबैक मैं इधर से बता रहा हूँ। जो हम लोग का ऑप्टो कपलर का 3 और 4 नंबर का जो पॉइंट है वो हम लोग सेकेंडरी साइड बोलते हैं, और जिसका 3 और 4 का बीच में 3 नंबर पिन जो होता है वो ग्राउंड होता है। हमेशा के लिए मैक्सिमम जगह पे आपको ग्राउंड ही मिलेगा 3 नंबर पिन, और 4 नंबर पिन कनेक्ट होता है पीडब्ल्यूएमआईसी का फीडबैक पिन के साथ। और फीडबैक में आपको मैक्सिमम जगह पे एक कैपेसिटर भी, पीएफ कैपेसिटर आपको उसी फीडबैक से ग्राउंड किया हुआ मिलेगा। ठीक है, तो ये फीडबैक अभी कैसे काम करेगा, क्योंकि ऑप्टो कपलर तब काम करेगा जब इसका इनपुट साइड में, प्राइमरी साइड में जो फोटो डायोड लगा हुआ है वो जब ग्लो करेगा तब उसका इंफॉर्मेशन सेकेंडरी साइड में जाएगा, फोटो ट्रांजिस्टर का बेस पे जाएगा। तो ये जो प्राइमरी साइड में जो एलईडी लगा हुआ है, ये एलईडी कैसे कंट्रोल होगा वो अभी देखना है, और किस हिसाब से ये कंट्रोल होगा वो भी देखना है। वोल्टेज कैसे रेगुलेट होगा, तो इसके लिए यहीं पे देखिए सिंपली, अगर 12 वोल्ट का आउटपुट बना हुआ है सिस्टम पे, तो 12 वोल्ट से देखिए एक 470 ओम्स का रजिस्टर लगा के, जो ऑप्टो कपलर का एनोड पॉइंट है, 1 नंबर पॉइंट है, ऑप्टो कपलर का 1 नंबर पॉइंट होता है एनोड पॉइंट, उस पॉइंट पे सप्लाई आ रहा है। और उसका दूसरा साइड में देखिए एक जीनान डायोड लगा के ग्राउंड किया हुआ है। ठीक है, तो ये एलईडी कैसे जलेगा और रेगुलेटिंग भी कैसे होगा, पीडब्ल्यूएमआईसी को कैसे पता चलेगा सामने 12 वोल्ट बन रहा है, या तो कम बन रहा है या तो ज़्यादा बन रहा है, क्या बन रहा है, कैसे इंफॉर्मेशन जाएगा, उसके लिए यहीं पे लॉजिक समझिए कैसे ये काम कर रहा है। तो मान के चलिए ये 12 वोल्ट सप्लाई अभी बन रहा है सही से, तो क्या होगा, 470 ओम्स का रजिस्टर का लोड में सामने एलईडी लगा हुआ है, तो अभी एलईडी को ग्राउंड देना है। ये ग्राउंड जब तक नहीं मिलेगा तो ये तो एलईडी ग्लो ही नहीं करेगा। तो ग्राउंड कैसे मिलेगा, यहीं पे देखिए ये जो जीना डायोड लगा हुआ है, आप सबको ही पता होगा, जिनको पता नहीं है सुन लीजिए। जीना डायोड हमेशा रिवर्स बायस में काम करते हैं, पॉजिटिव के साथ उसका नेगेटिव जो कैथोड पॉइंट है वो कनेक्ट करना पड़ता है, और जीना डायोड का जो एनोड पॉइंट है उसको ग्राउंड करना पड़ता है, तब जाके जीनार उसका एग्जैक्ट जो वर्किंग है वो काम करेगा। तो इस जगह पे उसी कैलकुलेशन का, अगर 12 वोल्ट का सप्लाई है तो आपको यहीं पे 10 वोल्ट का जीनार मिलेगा। अगर 5 वोल्ट का सप्लाई आउटपुट लाइन है, हो सकता है वहीं पे आपको 3.3 वोल्ट का एक जीनार मिलेगा। ठीक है, उसी के हिसाब से कंपनी प्रोग्रामिंग करके ही लगाते हैं। तो हम लोग का जो ऑप्टो कपलर के अंदर जो एलईडी लगा हुआ है वो कितने वोल्टेज में चलते हैं, कम से कम उस एलईडी जलने के लिए
1 वोल्ट, 1.1 वोल्ट, 1.2 वोल्ट, 1.3 वोल्ट, इसी कम से कम ये वोल्टेज जब तक नहीं मिलेगा ये एलईडी ग्लो नहीं करेगा। और इस ग्लो का हिसाब में ही इंफॉर्मेशन प्राइमरी साइड में जाते हैं। ठीक है, अभी मान के चलिए ऊपर से ये रजिस्टर बीच में लोड लगा हुआ है, तो यहीं पे मान के चलिए 12 वोल्ट आ रहा है, और ये 12 वोल्ट तब ड्रॉप होगा जब इसको ये लोड पे आएगा, एलईडी जब लोड पे आएगा, ग्राउंड जब मिलेगा, नहीं तो सीधा 12 वोल्ट पहुंच ही जाएगा यहीं पे। और यहीं पे जब 10 वोल्ट का जिनर लगा हुआ है, तो ये जिनर क्या करेगा, ऊपर से अगर 12 वोल्ट आएगा तो ये क्या करेगा, 12 वोल्ट के अंदर से 2 वोल्ट को ड्रॉप करेगा, क्योंकि ये 10 वोल्ट का जिनर है। तो 2 वोल्ट जब ड्रॉप कर रहा है, तो इस जो कैथोड पॉइंट पे अभी ऊपर अगर 12 वोल्ट है तो नीचे आपको 10 वोल्ट मिलेगा, क्योंकि 10 वोल्ट का जिनर है तो 10 वोल्ट बनाएगा। और ऊपर आपको अगर 12 तो नहीं मिलेगा, क्योंकि 470 ओम्स का रजिस्टर लगा हुआ है। नीचे अगर आपको 10 वोल्ट मिल रहा है, ऊपर आपको 11.5, 11 या तो 11.8 ऐसे ही वोल्टेज मिलेगा। तब क्या होगा, दोनों पिन का बीच में 1.1, 1.2 वोल्ट का ही डिफरेंस बन रहा है। ये एकदम सिंपल फीडबैक सर्किट है। ठीक है, उसी के हिसाब से ये इंडिकेटर ग्लो करेगा। और जब ये 10 वोल्ट का जेनर मान के चलिए लगा हुआ है, ऊपर से अगर मान के चले 13 वोल्ट आ रहा है, तो उसी के हिसाब से क्या होगा, ये जेनर तो 10 वोल्ट ही बनाएगा, लेकिन ऊपर वोल्टेज क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ये इंडिकेटर और भी ग्लो होगा, ज़्यादा ग्लो होगा। तब इसका जो फोटो ट्रांजिस्टर है उसका बेस पे भी ज़्यादा कमांड जाएगा, तो PWMIC को पता चल जाएगा सामने ज़्यादा वोल्टेज बन रहा है, उसको कम करना है। तो ऐसे ही ये सिंपल टेक्नोलॉजी इसमें यूज किया हुआ है। शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैंने एकदम सिंपली धीरे धीरे करके मैंने बताया कैसे ये सर्किट काम कर रहा है। तो इस जगह पे देख लीजिए, जो वोल्टेज डिवाइडर बना हुआ है, 3 मेगा ओम्स का रजिस्टर और 2.2 के का रजिस्टर लगा के यहीं पे डिवाइडर बना हुआ है। तो फ्रेंड्स चलिए, आज का वीडियो यहीं तक ही है। शायद आप लोग को समझ में आ गया होगा। एकदम इजी तरीके से मैंने समझा दिया, और यहीं पे कुछ बाकी भी नहीं है जो मैंने समझाया नहीं। और साथ ही साथ और एक चीज़ मैं बताऊं, यहीं पे हर एक SMPS पावर सप्लाई में, या तो कोई भी पावर सप्लाई हो जहाँ पे स्विचिंग होता है, उस जगह पे एक 100% आपको एक सेक्शन मिलेगा जो ये ऊपर में बना हुआ है। देखिए, ये रजिस्टर, ये कैपेसिटर और ये डायोड, ये तीनों मिलके, ये तीनों का एक नाम होता है जिसको बोलते हैं स्नावर सर्किट। ये स्नावर सर्किट क्या करता है, ये जो कॉइल जब चार्जिंग होता है, जब स्विचिंग पे जब चार्जिंग होता है, उसको डिस्चार्ज करने के लिए स्नावर सर्किट लगा हुआ होता है, जो ये मॉस्फेट को प्रोटेक्शन करते हैं, हाई स्विचिंग से प्रोटेक्शन करते हैं। इसके लिए यहीं पे एक डायोड और स्नावर के लिए यहीं पे लगा हुआ है एक 100 के का रजिस्टर और एक 1 नैनो फैराड का कैपेसिटर लगा हुआ है। एक कैपेसिटर का वैल्यू भी चेंज हो सकता है, रजिस्टर का वैल्यू भी चेंज हो सकता है, लेकिन इसका आसपास ही होता है। स्नावर सर्किट बोलते हैं इसको। तो फ्रेंड्स चलिए, आज का वीडियो यहीं तक है, फिर मिलते हैं नया कुछ क्लास में। लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट भी कीजिए, ताकि मैं और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आप लोगों को लिए सही से दे सकूँ। तो फ्रेंड्स आज के लिए यहीं तक है, फिर मिलते हैं नया कुछ क्लास में।